नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 506 वेबिनार है। वेबिनार नंबर 506। वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी सर। सुधेंदु त्रिपाठी सर जो हमें औषध निर्माण भाग 3 के बारे में विविध औषध कल्पना के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। श्री त्रिपाठी सर से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि इस तरीके से मुझे मौका दिया गया है और अपने इष्ट देव को याद करते हुए मैं वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पहले के जो 2 भाग हुए हैं उसमें पहले भाग में हमने औषध निर्माण में आयुर्वेद के प्रारूप और अलग अलग अंगों के बारे में और विविध सिद्धांतों के बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने कुछ प्रमुख प्रकार की जो भेषज हैं उनका किस प्रकार से निर्माण होता है उनके बारे में जाना और उसी को आगे ले चलते हुए आज हम कुछ और भेषज का निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है आज हम ले रहे हैं क्षीर पाक कल्पना। सभी को क्षीर, जिसको हिंदी में खीर भी कहा जाता है, खीर खाना सभी के लिए बहुत अच्छा और सुखद अनुभव होता है क्योंकि एक तो मिष्ठान है और सुग्राह्य है, इसके साथ में पोषण देने वाला है। तो इसकी निर्माण विधि इस प्रकार है, जिस द्रव्य का क्षीर पाक करना हो वैसा कोई भी द्रव्य 1 तोला की मात्रा में लेकर उसका मोटा चूर्ण करें और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखकर 15 तोला गाय का दूध, 15 तोला मतलब 150 ml से 200 ml जितना, और 15 तोला पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब अग्नि पर पकाते हुए पानी सूख जाए और सिर्फ दूध ही शेष रह जाए तो बर्तन को अग्नि से उतारकर छानकर मधुरांश मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अभी इसमें देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए खीर बनाते हैं तो उसमें सब चीजें साथ में डाल देते हैं। कॉमन सेंस ऐसा कहता है कि सब चीजें साथ में डाल दो, लेकिन आयुर्वेद की जो परंपरा है उसमें हमेशा मीठा लास्ट में डालते हैं। औषध ग्रहण में रोगी की रुचि वृद्धि एवं कार्मुकता बढ़ाने के लिए क्षीर पाक कल्पना तैयार की जाती है। आम्ल, लवण एवं कषाय रस युक्त द्रव्यों का क्षीर पाक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे रसों का अगर क्षीर पाक किया जाता है तो दूध जो है वो फट जाने का डर रहता है। अन्य आचार्यों के अनुसार अलग अलग विधियां हैं, तो इसमें एक विधि जो है उसका श्लोक इस तरीके से है। क्षीरम अष्टगुणम द्रव्याद क्षीर नीरम चतुर्गुणम क्षीरावशेषम तत्पीतम शूला मामोद्भवम जयेत। आचार्य शारंगर जी का ये सूक्त है। उसके अनुसार औषध यवकूट से 8 गुना, गौदुग्ध एवं दुग्ध से 4 गुना शुद्ध मीठा जल मिलाकर केवल क्षीर रहने पर्यंत मंदाग्नि पर पाक करना चाहिए। जबकि आचार्य वाग्भट कहते हैं
कि द्रव्य यौकुट का जल के साथ क्वाथ बना लें। फिर उसके बाद बराबर गोदुग्ध डालकर जितनी मात्रा में दूध डाला था उतना ही शेष रहने पे, मतलब पानी का भाग पक जाए, वो वाष्प बन के उड़ जाए और केवल दूध बचे, उस अनुसार क्षीर पाक करना चाहिए। कुछ प्रमुख क्षीर पाक जो हैं, जिनका जिक्र पिछले इसमें ठक्कर साहब ने भी किया था और गुरुदेव पुरोहित साहब ने भी किया था। अर्जुन क्षीर पाक, रसोन क्षीर पाक, शुंठी क्षीर पाक आदि। इसके बाद लेप की बात करते हैं। लेप या उपटन, आजकल फेस मास्क का बड़ा प्रचलन है, ये सब चीजें लेप के रूप में आती हैं। औषध द्रव्य को गीला करके या शुष्क औषधि चूर्ण को जल आदि द्रव्यों के साथ शिला पर पीसकर पतला कल्क बनाकर देह पर प्रलेपन हेतु जो कल्पना बनाई जाती है उसे लेप कहते हैं। इसका प्रयोग व्रण यानी जख्म पर किया जाता है। उससे जो पीड़ा होती है और जलन होती है शीघ्र शांत होती है। शीघ्र शोधन होता है। शोथरण यानी कि जो शोथ रहता है उससे भी मुक्ति मिलती है। लेप व्रण का रोपण भी जल्दी करता है। लेप के 3 भेद बताए गए हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप जो है यह शीतल औषधियों का पतला लेप है जो आर्द्रता को शोषण करने वाला होता है और यह रक्त और पित्त विकारों में लाभदायक है। रक्त और पित्त विकारों में जो लाभदायक है, इसका मतलब ये हुआ कई सारे रक्त पित्त से रिलेटेड चर्म रोग होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किसी जगह पे लाल लाल दाने उभर आते हैं, काफी जलन होती है और दर्द भी होता है। ऐसा जब स्थिति हो तो वहां पे प्रलेप करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रदेह। यह उष्ण और शीत, मोटा और पतला तथा अधिक न सूखने वाला लेप होता है, अथवा जो आर्द्र घन, उष्ण, श्लेष्मक, वातनाशक होता है, इसे प्रदेह कहते हैं। यह संधान, शोधन, रोपण, वेदना नाशक होता है। इसका प्रयोग व्रण युक्त व अव्रण युक्त दोनों प्रकार के शोध में किया जाता है। सूजन के लिए स्पेशल तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। आलेप, प्रलेप और प्रदेह के जैसे समान लक्षणों वाला आलेप होता है। यह न अधिक गाढ़ा और न अधिक पतला, न अधिक शीतल और न अधिक उष्ण। तो इन विविध गुणों के भेद से 3 भेद इनके बताए गए हैं। लेप लगाने की विधि इस प्रकार है। शोथ का नाश करने के लिए लेप का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा देह, कंडू, रुजा को नष्ट करने के लिए भी लेप का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद स्नेह कल्पना की बात करते हैं। स्नेह का मतलब होता है स्निग्धता, तेल या फिर वसा का प्रयोग। तो अभी अब हम देखेंगे इसमें स्नेह में कौन कौन सी चीजें हैं। चिकित्सा के रूप में स्नेह के 4 भेद, घृत, तैल, वसा, मज्जा का उपयोग प्राचीन काल से ही वर्णित है। आचार्य चरक ने स्नेह को शरीर में स्निग्धता एवं मृदुता उत्पादक कहा है। चिकित्सा प्रयोग में स्नेह को औषध द्रव्यों के साथ सिद्ध किया जाता है। स्नेह का उपयोग करने के पीछे 2 उद्देश्य वर्णित हैं। स्वरस कल्कादि औषध कल्पनाओं को यदि घृत या तैल के साथ सिद्ध कर लिया जाए तो इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। तो एक तो उसका जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा औषध की दोषात्मक शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। वर्तमान में चतुर्विध स्नेह में से बाह्य एवं अभ्यंतर प्रयोग के लिए तिल, तैल और गौघृत को ही उपयोग में लाया जाता है। पहले मतलब चारों चीजों का प्रयोग होता था, अभी जो है उसमें से तेल में स्पेशल प्रेफरेंस तिल तैल को दिया जाता है
और गौघृत को दिया जाता है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पे नारियल का तेल, सरसों का तेल, इनका भी प्रयोग होता है। स्नेह पाक। सबसे पहले केवल स्नेह को अग्नि पर चढ़ाकर पाक किया जाता है। फिर द्रव्यों के क्वाथ या स्वरस को उक्त स्नेह में मिलाकर पकाया जाता है। इसके बाद दूध मिलाकर पकाएं। बाद में द्रव्यों का कल्क बनाकर पाक करें। इसके बाद गंध द्रव्यों को मिलाकर पाक करने के बाद अंत में स्नेह के बराबर जल मिलाकर मृदाग्नि पर निर्जल होने तक अग्नि पर पाक करें। स्नेह सिद्धि के लक्षण उत्पन्न होने पर अग्नि से स्नेह को उतारकर छानकर सुरक्षित रख लेना चाहिए। निर्माण विधि। स्नेह सिद्धि हेतु औषधि कल्प से 4 गुना स्नेह और स्नेह से 4 गुना द्रव्य यानी स्वरस, क्वाथ, हिमादि ग्रहण करना चाहिए। स्नेह सिद्धि हेतु दिन मर्यादा। दूध के साथ स्नेह पाक 2 रात्रि पर्यंत, स्वरस एवं क्वाथ के साथ स्नेह पाक 3 रात्रि पर्यंत। तो ये जो स्नेह सिद्धि के लिए ये बताया है, पाक तो जब तक करना है जब स्नेह सिद्ध होना हो, मतलब जब आपको लगे कि भाई उसके अंदर का पानी और दुग्ध अगर मिलाया गया है तो वो वाष्पीकृत हो गया है और अब केवल स्नेह और उसका परिपाक ही बचा है, तो उसको उतार लेना है। लेकिन उसको 2 रात या 3 रात तक जैसा स्नेह हो उस प्रकार का उसको वैसे ही शीतल छाया में रखना है, ताकि उसमें जो औषधीय तत्व हैं उसके कल्क में वो अच्छे से उस तेल में भिन जाए। तक्र, दही, आर्नल, गौमूत्र के साथ स्नेह पाक में 5 रात्रि पर्यंत, मूल एवं लताओं के साथ स्नेह पाक में 12 दिन पर्यंत, धान एवं मांस रस के साथ स्नेह पाक में 1 दिन तक। रात्रि में बासी नहीं रखते, क्योंकि ये मांस रस और बाकी जो चीजें हैं इसमें क्या है, फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो स्नेह सिद्धि हेतु कल्कमान परिभाषा अनुसार औषधि कल्क स्नेह से चतुर्थांश लेने को कहा है। आचार्य शारंगर ने कल्क मात्रा हेतु निम्न अनुसार वर्णन किया है। स्नेह पाकार्थ जल लेने पर औषधि कल्क स्नेह से चतुर्थांश, क्वाथ से स्नेह पाक करते समय औषधि कल्क षष्ठमांश और स्वरस के साथ पाक करते समय अष्टमांश कल्क डालना चाहिए। यह नियम औषध की कार्मुकता में अंतर न आए इसलिए उपयोगी है, क्योंकि शुद्ध जल में औषधि का बिल्कुल संयोग न होने से कल्क की सर्वाधिक मात्रा ली गई है और स्वरस कल्पना सबसे गुरु है। इसमें औषधि की कार्मुकता सर्वाधिक रहने से कल्क की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं रहती है। इनके अतिरिक्त यदि दूध, दही, मांस, रक्त या तक्र से एवं पुष्प कल्क से स्नेह पाक करना हो तब आचार्यों ने औषधि कल्क अष्टमांश ग्रहण करने का विधान बतलाया है। साथ ही स्वरस, दूध और दही से स्नेह पाक करते समय 4 गुना शुद्ध जल डालने को कहा है, जिसके पीछे आचार्यों ने एक कारण यह बतलाया है कि स्नेह पाक में दूध, दही, स्वरस डालने के बाद औषधि अपना रस गुण वीर्य विपाक सम्यक रूप से नहीं छोड़ पाता। अतः औषधि की पूर्ण कार्मुकता लाने के लिए इस तरह का विधान है। घृत, तैल, गुड़ आदि का पाक कभी भी एक दिन में पूर्ण नहीं करना चाहिए। दिन में 4 से 6 घंटे मंदाग्नि पर पाक करते हैं और रात्रि को पात्र को कपड़े से ढककर रखना है एवं पुनः दूसरे दिन पाक करने से औषधि के अणु अणु का सम्यक पाक होकर गुणवत्ता में वृद्धि होती है। गौघृत मूर्छन। एक प्रस्थ यानी कि 64 तोला गौघृत को भगोने या पतीले में गर्म कर त्रिफला अलग अलग मतलब आंवला, हरड़ा और बहेड़ा तीनों अलग अलग लेना है। मोथा, हरिद्रा, बिजौरा, नींबू रस को सम्मिलित रूप से एक पल यानी 50 ग्राम लेकर शिला पिष्ट कर घृत में डालकर पाक करते हैं।
आचार्यों ने द्विगुना या 4 गुना जल भी डालने को कहा है। जब जलीयांश समाप्त हो जाए तब छानकर सुरक्षित रख लेते हैं। तिल तैल मूर्छन, 1 प्रस्त यानी 64 तोला तिल तैल को भगोने में गर्म करके त्रिफला, लौद्र, अथोथा, हरिद्रा, वटांकुर, केतकी पुष्प, सुगंध वाला नलिका एवं मंजिष्ठा 1/16वां हिस्सा, शेष को मंजिष्ठ के से चतुर्थांश लें, को शिलापिष्ट कर कल्क को तैल में डालकर पकाते हैं। द्विगुना या 4 गुना शुद्ध जल डालकर मूर्छन करते हैं। स्नेह सिद्धि की परीक्षा। स्नेह का पाक 3 प्रकार से किया जाता है। एक है मृदुपाक, दूसरा मध्यपाक, तीसरा है खरपाक। जलियांश समाप्त होकर जब कल्क को करछुल में लेकर देखा जाए तब यदि गोंद सदृश दिखाई दे, गोंद सदृश मतलब क्रीमी कलर का हो, हल्का सा पीलापन, तो उसे मृदुपाक समझना चाहिए। मध्यपाक, कल्क जब हलवे की तरह दिखाई दे तब उसे मध्यपाक समझना चाहिए। हलवे की तरह मतलब थोड़ा सा ज्यादा येलो रहेगा, लाइट ब्राउनिश कह सकते हैं। खरपाक, औषधि कल्क जब स्नेह से अलग होकर पात्र के मध्य में स्थिर होने लगे, करछुल में कल्क लेकर देखने से स्नेह और कल्क अलग अलग दिखाई दे, तब उसे खरपाक समझना चाहिए। यानी कि जो तैल या फिर ये है जो भी हम लोगों ने लिया हुआ है, घृत है, तैल है आदि, वो जब औषधि से अलग हो जाए, छुट्टा पड़ जाए जिसको हम बोलते हैं, तब उसको समझना चाहिए कि ये खरपाक हो गया। औषधि कल्क की वर्ती बनने लगे, वर्ती परीक्षा मध्यम पाक में ठीक तरह से परिलक्षित होती है। मृदु पाक में वर्ती बनाने पर एकदम कोमल रहती है, जबकि खर पाक में वर्ती भंगुर हो जाती है। भंगुर हो जाती है मतलब उसमें क्रैक अपने आप पड़ने लगता है। जैसे हम लोग मान लीजिए, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि अपने यहाँ जो है एक मिठाई बनाई जाती है जिसको सुखड़ी कहते हैं। तो सुखड़ी में यदि आप जो है ज्यादा तेज हो गया तो पाक ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें क्रैक्स दिखने लगते हैं और थोड़ा कठोर हो जाता है। जबकि वही चीज जो है अगर नॉर्मल पाक है, मध्यम पाक है, तो वो सॉफ्ट रहता है, और कम पाक है तो कच्चा होने के कारण उसका स्वाद सही नहीं रहेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं। कल्क को अग्नि पर डालने से यदि चटचट की आवाज सुनाई दे तब जलयांश की उपस्थिति समझनी चाहिए, और यदि लेश मात्र भी आवाज सुनाई न दे तब स्नेह पाक पूर्ण हो गया है। इस तरह जानकर पाक पात्र को तुरंत चूल्हे से उतार लेना चाहिए। आसन्न पाक में तैल कल्पना में फेनोत्म यानी कि झाग ज्यादा होना और घृत कल्पना में धीरे धीरे फेन शांत हो जाना, ये सामान्य है। जिन औषधियों से स्नेह पाक किया गया है तदनुसार गंध, वर्ण एवं रस की उत्पत्ति होना, यह भी एक लक्षण है कि पाक हो गया है। त्रिविध पाक और उनका उपयोग। मृदु पाक, आचार्य चरक ने मृदु पाक का उपयोग नस्य कर्म के लिए कहा है। सुश्रुतानुसार पान एवं भोजन में उपयोग करना चाहिए। मध्यम पाक, आचार्य चरक अनुसार पान एवं वस्त्र में उपयोगी है। सुश्रुतानुसार नस्य एवं अभ्यंग हेतु उपयोग में मध्यम पाक लाना चाहिए। खर पाक, आचार्य चरक अनुसार बाह्य प्रयोग के लिए खर पाक उपयोगी है। सुश्रुत जी ने इसे वस्त्र कर्म एवं कर्ण पूरण हेतु ज्यादा उपयोगी बताया है। मूर्छन से लाभ क्या होते हैं? तो घृत तैल का आभ्यंतर प्रयोग के लिए मूर्छन किया जाता है, जिससे इनके आम दोष का नाश होता है। स्नेह की कार्मुकता में वृद्धि होती है। स्नेह द्रव्यों से सुगंधित होते हैं। औषधि गुण कर्मों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। घृत पाक, तैल पाक में सावधानियां।
औषध कल्क निर्माण हेतु यदि द्रव्य शुष्क लिए गए हों तो उनका बारीक चूर्ण करना चाहिए ताकि वर्ती परीक्षा सम्यक रूप से हो सके। स्नेह में कल्क डालते समय अग्नि को बिल्कुल कम कर दें अथवा पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लेना श्रेयस्कर है, अन्यथा स्नेह में उफान आकर कल्क व स्नेह के पात्र से बाहर गिरने का भय रहता है। स्नेह अग्नि भी पकड़ सकता है। इसके अलावा स्नेह जो है वो यदि जो पाक कर रहा है उसके ऊपर गिरा तो वो जल भी सकता है, जो कि बड़ा घातक हो। दिन मर्यादा अनुसार प्रतिदिन 4 से 6 घंटे मंदाग्नि पर पाक करते हैं। कल्क में जलीयांश रहने पर स्नेह के खराब होने का डर रहता है, अतः निर्जल होने पर्यंत पाक करते रहना चाहिए। सवीरता विधि, जितने भी स्नेह पाक हैं उनकी सवीरता विधि यानी वैलिडिटी लगभग 16 मास मानी जाती है। फाट कल्पना, सबसे पहले मिट्टी की एक हांडी में 16 तोला जल को उबालें, फिर जब जल उबलने लगे तो उबलते हुए पानी में 4 तोला मृत द्रव्यों का मोटा चूर्ण डालकर ढक्कन से ढककर चूल्हे से नीचे उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद उसे हाथ से मसलकर वस्त्र से छानकर सुरक्षित रख लें। यह फाट कल्पना है। इसका एक अन्य नाम चूर्ण द्रव भी है। फाट में मिश्री, शहद, गुड़ आदि मिलाकर रोगी को पीने के लिए देते हैं। फाट की मात्रा 2 पल बताई गई है, यानी कि 8 तोला। 8 तोला यानी 80 से 100 ग्राम जैसा। प्रक्षेप, वात की सेवनीय मात्रा में यदि मिश्र मिलाना हो तब त्रिदोषानुसार वातज रोगों में चतुर्थांश, पित्तज रोगों में षष्ठमांश एवं कफज रोगों में अष्टमांश डालनी चाहिए। शहद को इसके विपरीत वातज में अष्टमांश, पित्तज में षष्ठमांश एवं कफज रोगों में चतुर्थांश मात्रा में डालना चाहिए। वात की सेवनीय मात्रा में भुना जीरा, शुद्ध गुग्गुल, क्षार, लवण, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध हींग, त्रिकटु आदि चूर्ण 1 शाण यानी कि 3 ग्राम, दूध, घृत, गुड़, तेल, गौमूत्र एवं औषधि कल्क डालना हो तब 1 कर्ष यानी कि 1 तोला की मात्रा में डालना चाहिए। स्वरस कल्पना, आजकल हम लोग देखते हैं कई सारे जो है स्वरस मिलते हैं। आंवला है, एलोवेरा या घृत कुमारी है, ऐसे तुलसी का स्वरस है, इस तरीके के अलग अलग स्वरस मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज की आधुनिक युग की कल्पना है, प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है। तो देखते हैं स्वरस कल्पना। किसी भी वानस्पतिक द्रव्य का जो अपना रस होता है उसे स्वरस कहा जाता है। ताजी औषधि को भूमि से उखाड़कर अच्छी तरह धोकर सिल पर पीसकर किसी यंत्र आदि की सहायता से स्वरस निकाला जाता है। वर्तमान में विभिन्न क्षमता वाले जूसर उपलब्ध होने से अल्प श्रम में अधिक स्वरस प्राप्त किया जा सकता है। अगर ताजी औषधि ना मिले तो सूखे द्रव्यों का चूर्ण बनाकर आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर स्वरस प्राप्त किया जा सकता है। स्वरस प्राप्त कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, इसके लिए आचार्य शारंगधर ने स्वरस निर्माण की वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार दी है। आहृतात् क्षणाकृष्टात् द्रव्यात् क्षुणात् समुद्धरेत् वस्त्र निष्पीडिते यह स रसः स्वरोच्यते। अर्थात आहृतात् यानी वनस्पति पर शीत या ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव न पड़ा हो, पाला न मारा हो, कीड़े या घुन न लगे हो। तत्क्षणाकृष्टात् यानी तुरंत उखाड़ी हुई ताजी। क्षुणात्तात् अच्छी तरह कूट पीसकर तैयार की गई। इन गुणों से युक्त ताजी औषधि को कूट पीसकर वस्त्र से छाना हुआ स्वरस चिकित्सा हेतु उपयोग में लाना चाहिए। आचार्य चरक अनुसार शुष्क द्रव्य को यवकूटित कर यदि 1 आढ़क मात्रा में मतलब 256 तोला लिया हो और उसमें उतना ही पानी मिलाकर
रात्रि पर्यंत रखकर प्रातः काल हाथों से मसलकर छानकर स्वरस के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क औषधि का मोटा चूर्ण एवं पुड़व लेकर द्विगुने शुद्ध मीठे जल में भिगोकर रात्रि पर्यंत रखें। प्रातः काल मसलकर छानकर उपयोग में लावें। यह भी स्वरस का एक विकल्प है। पुटपाक विधि। इस विधि के द्वारा जिस द्रव्य का स्वरस निकालना हो उसको शिलापिष्ट कर गोला बनाकर 4-5 वट पत्र लपेटकर धागे से चारों तरफ से बांध कर गेंद जैसा गोल पिंड बना लेते हैं। फिर उसके बाद अंगुल जितना गेहूं के गूंथे आटे का लेप चढ़ाकर ऊपर से चिकनी मिट्टी को 2 अंगुल लेप कर सुखा लेते हैं। फिर वन्योपल यानी आवश्यकता अनुसार की अग्नि में अंगार वर्ण होने पर्यंत पकाकर कुछ गर्म रहने पर मिट्टी आटा आदि को हटाकर कपड़े में गोले को रखकर स्वरस निकाल लेते हैं। वट पत्र के अलावा भी गंभारी, जामुन आदि के पत्र इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि औषधि गोले के स्विन्न होने पर ये पत्र स्वरस का अवशोषण नहीं करते। आटे का लेप इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी के लाल होने पर तापमान का नियंत्रण हो सके, अन्यथा औषधि के जलने का भय रहता है। स्वरस की मात्रा। स्वरस की मात्रा 2 तोला यानी 1 पल। पुटपक को स्वरस की मात्रा 1 पल यानी 4 तोला। सवीर्यता अवधि। तुरंत पिए 4 से 6 घंटे तक उपयोगी। स्वरस में प्रक्षेप शहद, चीनी, गुड़, क्षार, वासा आदि, जीरा, लवण, घृत, तेल एवं त्रिकुट आदि चूर्ण डालना हो तब सीवनीय मात्रा में 1 कोल यानी कि 6 ग्राम की मात्रा में डालना चाहिए। पंचविध कषाय कल्पना। वानस्पतिक, प्राणिज एवं खनिज द्रव्यों को औषधार्थ एवं आहार द्रव्यों के रूप में जिन जिन विधाओं चूर्ण, कल्क, स्वरस, क्वाथ का प्रयोग करना हो उन्हें कल्प या कल्पना कहते हैं। कषाय शब्द निष्पत्ति कष हिंसायाम धातु से कषाय शब्द बना है। कष्टे कंठम, कष धन आय अर्थात कषाय, जिसका भावार्थ होता है कि वनस्पतिक द्रव्य के स्वरूप मूल पत्रादि को नष्ट कर कूट पीस कर सेवन योग्य बनाना। कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्व योगेषु कल्प्यते। आचार्य काश्यप ने कषाय शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसके सेवन करते समय कंठ में कसाव यानी कि खिंचाव महसूस हो, थोड़ा सा अरुचिकर लगे, प्रयुक्त किए जाने पर रोगों का कर्षण यानी निवारण हो, उसे कषाय कहते हैं। पंचविध कषाय कल्पना एवं गुरुता लघुता। आचार्य चरक के अनुसार स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फाट ये औषधि के पंचमौलिक कल्पनाएं होती हैं, जो यथापूर्व 8 से 12 तक क्रमशः गुरु होती है। उपरोक्त कल्पनाओं का सर्वत्र उपयोग नहीं किया जाता है। रोग एवं रोगी के बल का विचार कर जिस कल्पना की आवश्यकता हो उसका निर्माण करना चाहिए। कषाय योनि। कषाय योनि 5 या 6 कषाय योनियां गिनी जाती हैं। आचार्य चरक ने कषाय निर्माण की 5 योनियां बतलाई हैं, यथा मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय एवं कषाय कषाय। उपरोक्त योनियां मधुरादि रसों से बतलाई गई हैं। चूंकि लवण जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसलिए इससे न तो स्वरस और न ही कल्कादि कल्पना का निर्माण किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने उपरोक्त 5 कल्पनाओं के अतिरिक्त
क्षीर कल्पना को अलग से मानकर कुल 6 कषाय कल्पना मानी है। वटिका। आजकल जो औषधि का प्रयोग हो रहा है उसमें ये देखा जाता है कि औषधि लेना कितना आसान है और सुग्राह्य है। तो वटिका, गुलिका, गुटिका, ये जो एलोपैथी में टैबलेट कहते हैं उसके प्रकार हैं आयुर्वेद में। ये गोल या चपटे या चौकोर किसी भी आकार के सांचे के अनुसार हो सकते हैं। साधारण भाषा में वटिका को गोली कहते हैं। गुड़ चीनी की चाशनी बनाकर या बिना चाशनी बनाए ही आग पर पकाकर या बिना पकाए जल, दूध या मधु में चूर्ण मिलाकर गोली बना ली जाती है। यही वटिका या वटी कल्पना है। निर्माण विधि इस प्रकार है। पहला अग्नि संयोग से, दूसरा बिना अग्नि संयोग से। वटी एक ऐसी कल्पना है जिसका कई वानस्पतिक, काष्ठ औषधि के द्रव्य रस, भस्म, साधारण रस तथा गुड़, शर्करा, मधु, गुग्गल, जल, स्वरस, मूत्र आदि के संयोग से निर्माण किया जाता है। पहला जो प्रकार अग्नि संयोग का है वो इस प्रकार है। आंच पर शर्करा या गुड़ के साथ जल मिलाकर एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखें और पाक करें। जब पककर चाशनी बन जाए तो आंच से उतारकर उसमें चूर्ण द्रव्य को अच्छी प्रकार मिला दें। ठंडा होने पर इसकी वटी बनाकर कांच के जार में सुरक्षित रख लें। इस औषधि में द्रव्यों का चूर्ण बना लिया जाता है। यदि गुग्गल में वटी निर्माण करना हो तो पहले गुग्गल को गोदुग्ध के द्वारा शुद्ध करके गर्म जल से धोकर साफ करके इमाम दस्ते में गुग्गल को कूटकर थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाकर कूटते रहना चाहिए। जब चूर्ण गुग्गल में पूरी तरह मिल जाए तो गोली बनाकर छाया में सुखाकर उचित पात्र में सुरक्षित रख लेते हैं। दुग्ध से तो ठीक है, इसके अलावा गुग्गल का जो शोधन है उसके लिए त्रिफला का या फिर गिलोय का भी प्रयोग होता है। तो उससे शुद्धिकरण करके उसके साथ जो भी औषधियां हैं उनको मिलाकर उस हिसाब से फिर वटी बना ली जाती है। क्षार कल्पना। क्षार अनेक रसों वाला एक द्रव्य माना गया है। इसमें कटु और लवण रस की अधिकता है। सामान्यतः दूषित मांस आदि को निकालने या काटने के लिए अधोमार्ग से बाहर निकालने वाले द्रव्य को क्षार कहते हैं। यह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। आचार्य चक्रपाणि के अनुसार जो नीचे की ओर गति करे उसे क्षार कहते हैं। क्षार का रूप, रस और गंध होता है तथा इसका स्पर्श भी किया जाता है। देखिए, हम लोग जो नित्य प्रयोग करते हैं उनमें भी कई वस्तुओं में क्षार होता है। जैसे जो भी हरी सब्जियां हैं उनमें क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे पालक है, मेथी है, तंदोड़ा बोलते हैं, अब हम लोग यहाँ चौलाई बोलते हैं। ऐसी जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें क्षार की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा लौकी है। तो जब हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा मुख में जो है एक अलग तरीके का स्वाद आता है और ऐसा लगता है कि जो है उसका उसमें जो कोई चीज जमा हो तो वो सब चीजें साफ हो जाती है। तो वो पूरे शरीर को भी साफ करता है। तो ये क्षार जो है लेखन और शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है। निर्माण विधि। क्षार युक्त औषधियों को शुष्क रूप में लेकर आग में पकाकर भस्म को 4 गुना या 6 गुना जल में घोलकर रख लेते हैं और फिर ऊपर का जल निकालकर छान लेते हैं। आग पर पकाकर बची हुई राख को छानकर निकालकर फेंक देते हैं। द्रव्य गाढ़ा होने तक पकाते रहते हैं।
और सूखने पर सफेद रंग का या जिस तरीके की चीज हो उस रंग का क्षार मिलता है। कुछ क्षार जो है यवक क्षार, नारिकेल क्षार, इस तरीके के क्षार है। भस्म कल्पना। आयुर्वेद में भस्मों का विशेष महत्व है और जब कोई बीमारी बहुत ही ज्यादा तीव्र रूप लेती है तो जब सारी चीजें या किसी का एकाएक कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए भस्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भस्म का जितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है तो कम औषधि में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। लेकिन भस्म का अगर शुद्धिकरण सही ना हुआ हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत तगड़े होते हैं। तो देखते हैं भस्म कल्पना। भस्म कल्पना एक प्रकार की दवा है जो धातुओं और खनिजों से संबंधित है ताकि कम खुराक में उच्च प्रभावकारिता और अच्छे स्वाद वाली दवाओं का उत्पादन किया जा सके। ज्यादातर भस्मों को शहद के अनुपान के साथ दिया जाता है तो लोगों को खाने में भी रुचिकर रहता है। इस प्रकार यह एक प्रकार की दवा बन गई जो सर्वोत्तम दवा तैयार करने के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करती है। प्राचीन युग में अपनी शक्तिशाली और विलक्षण प्रभावों के कारण देहवाड़ा ने प्रशंसा प्राप्त की और तुरंत समाज में स्थापित हो गया। पारे के साथ या उसके बिना तैयार किए गए विभिन्न रस योगों के विकास के साथ यह बेहतर हो गया। कुप्पी पकवा रसायन और पुटली कल्पना जैसी मर्क्यूरियल तैयारी का उपयोग मुख्य रूप से कायाकल्प और गंभीर बीमारी में आपातकालीन दवा के रूप में किया जाता है। बनाने की विधि। पुटपाक विधि। भस्म को खनिजों या धातुओं की 3 मुख्य क्रियाओं शोधन, भावना और मारण के अधीन करके तैयार किया जाता है। हथौड़े से मारकर धातुओं या खनिजों को मोटा पाउडर बनाया जाता है जिससे शोधन के अधीन किया जाता है। उसके बाद धातुओं या खनिजों को लाल गर्म किया जाता है और संदर्भ के अनुसार विशिष्ट संख्या में या निश्चित अवधि के लिए एक विशेष तरल माध्यम में डुबाया जाता है। फिर शोधित सामग्री को मारण और फिर भावना के लिए विशिष्ट औषधियों के साथ मिलाया जाता है। विशिष्ट समय के लिए विशेष औषधि के साथ दिया जाता है। भावना पूरी होने के बाद चक्रिकाएं तैयार की जाती हैं और उन गोले आकार की चक्रिकाओं को मिट्टी के क्रूसिबल में ले जाया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि जंक्शन को मिट्टी लगे कपड़ों से सील किया जाए और फिर इस शर्वा संपुट को विशिष्ट समय सीमा के लिए पुट देकर गर्म किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक मफल भट्टियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें संभालना और तापमान स्थिर रखना आसान है। ठंडा होने पर सारा संपुट निकाल लिया जाता है। फिर संपुट उत्पाद इकट्ठा करने के लिए खोल दिया जाता है। भस्म के रूप में वांछित अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए इन प्रक्रियाओं को कई बार दोहराया जाता है। कम गलनांक वाली धातुओं जैसे सीसा, टिन, जस्ता के लिए शोधन और भावना प्रक्रिया के बीच जारण नामक एक मध्यवर्ती प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में धातुएं पूर्णतः चूर्ण के रूप में प्राप्त होती हैं। कुप्पी पकवा विधि। इस विधि में धातुओं को शोधन, कज्जली निर्माण, भावना और कुप्पी पकवा जैसी प्रक्रियाओं के अधीन करके भस्म तैयार किया जाता है। शोधन के बाद धातुओं को पारे के साथ मिश्रण बनाने के लिए रखा जाता है और फिर शुद्ध सल्फर को मिलाया जाता है और काला, चमकहीन, महीन, चिकना पाउडर तैयार होने तक पीसा जाता है। इस प्रक्रिया को कज्जली तैयार करना कहा जाता है। तैयार कज्जली को निश्चित समय अवधि के लिए विशिष्ट तरल माध्यम से पीसा जाता है। जब मिश्रण पूरी तरह सूख जाए
तो इसे मिट्टी लगे कपड़े की 7 परतों से ढककर कचकुप्पी में भर दिया जाता है। फिर बोतल को निश्चित अवधि के लिए बालुका यंत्र के अधीन कर दिया जाता है। स्वयं ठंडा होने के बाद बोतल को तोड़ दिया जाता है और बोतल के नीचे से भस्म एकत्र कर ली जाती है। फिर इसे बारीक पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है और परम वांछित रूप के अलावा और कुछ भी नहीं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ भस्म तैयार होता है। भस्म का परीक्षण। हमारा विज्ञान कहता है कि तैयार भस्म की शास्त्रीय ग्रंथों में सूचीबद्ध भस्म परीक्षा होनी चाहिए और वे इस प्रकार हैं। अन्य जो औषधियां हैं जिनके बारे में अलग अलग परीक्षण की विधियां दी गई थी, उसमें आपने देखा कि कुछ कुछ चीजें हैं या कुछ कुछ ही नियम हैं, लेकिन भस्म चूंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, इसलिए इसकी परीक्षा विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है और काफी लंबी सूची है। तो आइए देखते हैं। रंग। प्रत्येक भस्म के लिए एक विशिष्ट रंग का उल्लेख किया गया है। विशिष्ट रंग में परिवर्तन से पता चलता है कि भस्म ठीक से तैयार हुआ या नहीं हुआ। योग रत्नाकर की पुस्तक में प्रत्येक धातु के विशिष्ट रंग का उल्लेख है। अब जिस धातु का जो भस्म होगा लगभग उससे मिलता जुलता रंग होता है। जैसे लौह भस्म है तो लोहा देखा जाए तो बहुत ही डार्क ब्राउन टाइप का होता है, तो उस तरीके का उसका भस्म भी होगा। ताम्र भस्म जो है वो थोड़ा सा ललचम और पीला, यानी कि सोने तांबे से मिलता जुलता रंग रहेगा। उसी तरीके से अगर रजत भस्म है तो चांदी जैसी चमक तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि चांदी जैसे कलर का होगा। और उसी तरीके से स्वर्ण भस्म होगा तो पीत रंग का होगा। तो रंगों की जो विशिष्ट परिभाषाएं हैं उस हिसाब से उसका पहला प्राथमिक लक्षण है उसकी परीक्षा का। निश्चंद्रत्व। चंद्रत्व यानी चमक धातु का एक गुण है। उचित तरीके से भस्म करने के बाद धातु की चमक नहीं रहती, इसलिए भस्म को तेज धूप में देखा जाता है। यदि चमक अभी भी मौजूद है तो यह आगे भस्म होने का संकेत देता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता और शक्ति के लिए भस्म को निश्चंद्र होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा निश्चंद्र होना मतलब माइन्यूटेस्ट पार्ट में विभक्त होना बताता है। और हम जिन सब्सटेंसेस से डील कर रहे हैं, जिन चीजों का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धातुएं हैं। धातुओं के कण अगर एक भी बड़े रह गए तो उनमें ये क्षमता है कि वो कहीं भी चीर फाड़ कर सकते हैं। इसलिए किसी भी भस्म का अत्यंत महीन होना अत्यंत आवश्यक है। वारितरता। यह परीक्षण पृष्ठ तनाव के नियम पर आधारित है। रुके हुए पानी पर थोड़ी मात्रा में भस्म छिड़क दिया जाता है। उचित तरीके से भस्म की गई भस्म पानी की सतह पर तैरने लगती है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है वाटर का, उसके हिसाब से एक रेशियो है जिसके कारण यदि भस्म हो गया है तो वो जो है सतह पे फैल जाएगा और तैरने लगेगा। और अगर उसके सरफेस टेंशन से ज्यादा इसका घनत्व हुआ तो वो डूब जाएगा। इसका मतलब कि आपका भस्म तैयार अभी नहीं हुआ है। वेरिटारा परीक्षण भस्म के हल्केपन और सुंदरता का अध्ययन करने के लिए लागू किया जाता है। स्थिर पानी की सतह पर भस्म का तैरता हुआ लक्षण है। उनामा। चावल के एक दाने की तैरती हुई भस्म की परत पर सावधानी से रखा जाता है। यदि परत पर दाना ज्यों का त्यों पड़ा रहे तो भस्म ठीक से बना है ऐसा माना जाता है। यदि यह डूब जाए तो यह आगे और भस्म होने का संकेत देता है। रेखा पूर्णत्व। भस्म इतना महीन होना चाहिए कि वह उंगलियों की रेखाओं में भर सके।
यह परीक्षण भस्म की सूक्ष्मता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। शरीर में आसान अवशोषण और आत्मसात के लिए भस्म न्यूनतम आकार की होनी चाहिए। इसलिए भस्म की थोड़ी मात्रा को तर्जनी और अंगूठे के बीच में रगड़ा जाता है और यह देखने के लिए कि क्या कण उंगलियों की रेखाओं को भर सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। लक्षणत्व: यह उंगलियों के सरल स्पर्श से भस्म द्वारा उत्पन्न संवेदना है। उचित रूप से भस्म की गई भस्म इस गुण को प्राप्त कर लेती है। श्लाघ्रा: भस्म को जठरांत्र पथ के श्लेष्म झिल्ली में कोई जलन पैदा किए बिना शरीर में अवशोषित और आत्मसात किया जा सके, ऐसे लक्षण वाला बताया गया है। सुसूक्ष्म: भस्म को सूक्ष्म होना चाहिए ताकि वह शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। यह सुंदरता को दर्शाता है। गत रसत्वम: धातु की उचित रूप से भस्म की गई भस्म विशेष स्वाद वाली होनी चाहिए। कोई भी जो मेटल होता है उसका यदि आप जीभ पे रखें, कभी किसी ने अगर गलती से जो बैटरी आती है तो बैटरी में नॉर्मली एक तरफ कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है, और एक तरफ जो है कोई और धातु होती है, या जिस तरीके का भी सेल हो, जिंक और कॉपर इस तरीके से होता है किसी ज्यादातर नॉर्मल बैटरीज में। और दूसरी जो बैटरीज होती हैं उसमें अलग अलग, जैसे लिथियम आयन है, लिथियम पॉलीमर है, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जितनी भी मेटेलिक चीजें हैं आप देखेंगे तो जब हम लोग जीभ पे रखते हैं उसको, तो उसका एक अलग स्वाद आता है, एक तीक्ष्णता रहती है। तो सारे की सारी जो धातुएं हैं उनका एक अलग स्वाद होता है। वो स्वाद जो है इस भस्म में देखने को मिलता है। तो कण आकार: तैयार भस्म चूर्ण के रूप में होनी चाहिए। भस्म के कणों का आकार पेंडनस ओडोरेटिसमस फूल के पराग कणों के समान होना चाहिए, मतलब केतकी के पुष्प के समान होना चाहिए। बहुत ही महीन होता है। ये जो तितलियां बैठती हैं, तो तितलियों को अगर कभी आपने हाथ से पकड़ा होगा तो उनके पंख में जो पराग कण लगे होते हैं, वो जब हाथ में से आप ऐसे अगर घिसिए उंगलियों को, तो आपको लगेगा कि जैसे बटर लगा हो। इतना सूक्ष्म आकार होना चाहिए। अपूर्णभवता: अपूर्णभवता का अर्थ है मूल धात्विक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने में असमर्थता। इस परीक्षण के लिए भस्म को बराबर मात्रा में मित्र पंचक के साथ मिलाया जाता है और इसे सर्वा संपुट में सील कर दिया जाता है। इसके बाद विशेष भस्म की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाली गर्मी के समान ग्रेड को लागू किया जाता है और स्वशीतलन उत्पाद पर देखा जाता है। इसमें चमकदार कण मुक्त धातु की उपस्थिति दर्शाते हैं जो अनुचित भस्मीकरण का सूचक है। निरुत्था: निरुत्था का उद्देश्य धात्विक भस्मों के धात्विक रूप को पुनः प्राप्त करने में असमर्थता का परीक्षण करना है। इस परीक्षण में भस्म को एक निश्चित वजन की चांदी की पत्ती के साथ मिलाया जाता है, मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, समान ग्रेड की गर्मी लगाई जाती है और स्वयं ठंडा होने के बाद चांदी का वजन लिया जाता है। चांदी की पत्ती का बढ़ना अनुचित तरीके से तैयार की गई भस्म को दर्शाता है। जैसा कि हम पुट की अधिक संख्या देते हैं, औषधि के कणों का आकार औषधि को भस्म में बदलने की अवधारणा का अप्रत्यक्ष संदर्भ है, जो आज के युग में नैनो टेक्नोलॉजी अवधारणा के अलावा और कुछ नहीं। भस्म कल्पना के दौरान उल्लिखित सभी भस्म परीक्षा गुण और प्रकार परिवर्तन प्राचीन विज्ञान के दौरान रस शास्त्र की उन्नति को दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नई तरीके की औषधियां भी प्रयुक्त होती हैं, जैसे आजकल बाजार में हम लोग प्रयोग में देखते हैं जो कि कफ सिरप के रूप में आता है। तो इसमें
जो शुगर का बेस होता है उसके साथ में जो औषधियों का स्वरस होता है उनको या हींग या फाट को लेके उनका पकवन करके और उसके साथ में प्रिजर्वेटिव मिला के उसको बाजार में दिया जा रहा है विविध नामों से। हालांकि उसको मैंने औषधि भेषज की कल्पना में नहीं लिया, क्योंकि वो शास्त्रोक्त रूप में मेरे अनुसार नहीं है, बाकी जैसा विद्वज्जनों का ये रहे। इसके अलावा एक अंतःक्षेप होता है जिसको इंजेक्शन कहा जाता है। आयुर्वेद में अंतःक्षेप का प्रयोग कम होता है, अभी तक मैंने नहीं सुना है। हालांकि इसके बारे में भी कहीं कहीं देखने को मिला, तो उसका भी यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की क्रीम्स, लेप, इमल्शन, बाम, ये सब चीजें हैं। तो उसमें पेट्रोलियम जेली का बेस होता है और उसमें औषधियां मिलाई जाती हैं, साथ में कुछ एक एसेंशियल ऑयल्स मिलाए जाते हैं और उनको उनका इमल्सिफिकेशन करके बाम या फिर लेप बनाया जाता है, जो कि पीड़ा नाशन के लिए या फिर दाद खाज खुजली के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार आज भेषज निर्माण का तीसरा भाग समाप्त हुआ। इसके बाद हम भेषज का किस तरीके से प्रयोग होता है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मेरी आप विद्वज्जनों से प्रार्थना है कि मेरी प्रगल्भता के कारण या अल्पज्ञता के कारण या समयावधि के कम होने के कारण कहीं मैं खुद ही पढ़ने में देख रहा था कि लेखन में त्रुटि रह गई है। इन सभी कारणों से जो भी त्रुटियां आई हो उसके लिए क्षमा करें। यानि कांच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणा पदे पदे। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, आभार वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने। औषध निर्माण भाग 3 में आज क्षीरपाक विधि, लेप, स्नेह, फाट, स्वरस, कषाय कल्पना, वटिका, क्षार, भस्म आदि के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की है। शुक्रिया, आभार। अब ठक्कर साहब से अनुरोध है कि समीक्षा के 2 शब्द कहे। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी, जय श्री कृष्ण सर्व को। त्रिपाठी जी ने एक अच्छी पाठशाला किन्नरी मंडल के लिए लगाई है। आज जिस तरह से किन्नरी मंडल के सदस्यों को आयुर्वेद पे एक लगाव बढ़ रहा है, स्वनिर्मित कल्पनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने काफी अच्छी तरह से घर पे औषध निर्माण कर सके, उससे सही गुणवत्ता युक्त औषध घर में बना के पूर्ण अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो इस प्रयत्न के लिए त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से अपना वक्तव्य लगाया, 3-4 बात जो मुझे दोबारा ध्यान में लाने जैसी लग रही है, मैं दोबारा कह रहा हूं। अगर सबने जिस तरह से ध्यान से सुना होगा, तो एक बात तो है, जड़ी बूटियां सही होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। कूट के सिल पट्टे पे एकदम माहिन कल्प बना के औषध निर्माण करने का जो विधान बताया है, आज आमतौर पे ऐसा दिखना नहीं मिलता। तो उसके हिसाब से भी उसके परिणाम में फर्क हो सकता है। दूसरी बात,
तेल और ग्रीस सिद्ध करने में जिस तरह से एक पाक के लिए जो बताया मध्यम खर, तो पाक का ये बात बहुत समझने जैसा है। उन्होंने बताया कि जो मृदु पाक होता है वो नश्य के लिए अच्छा है, खर पाक जो है वो कर्ण पूरण के लिए अच्छा है, अभ्यंग के लिए मध्यम और खर पाक। अब ये बात भी बहुत अहम है समझने जैसी। दूसरी बात, आज तेल के दाम इतने, तिल के तेल की बात करता हूं मैं, तिल के तेल के दाम आज आमतौर पे 1 किलो का 450 के आसपास दाम चल रहा है। अब उसमें आप तेल सिद्ध करके, दवाइयां लगा के, जड़ी बूटियां लगा के अगर सिद्ध करने जाओगे और बर्तन और जो आपका चूल्हा, गैस जो भी आप इस्तेमाल करोगे, तो मेरा ये कैलकुलेशन दिख रहा है कि तकरीबन 900 से 1000 रुपये लीटर, क्योंकि थोड़ा बहुत जल वाष्प हो जाता है तेल का भाग, तो 1000 के आसपास अपने को दवाई बन सकती है घर में। और आज बाजारों आंवले का तेल 200 ml की बोतल जब 60 या 70 रुपये में मिलती है, तो मैं ये आपको एक सामने बताने जा रहा हूं कि जब तेल का भाव इतना है और 100 रुपये में तो सिर्फ तेल सिद्ध होता है, पैकिंग मटेरियल सब छोड़ो एक बात, तो कैसे उम्मीद करोगे कि वो सही रहेगा अपने लिए? तो एक ये भी सोचने वाली बात है। और उन्होंने जो भस्म के प्रकरण में जो बताया, विविध भस्मों, उसके रंग, ये थोड़ा अगर जिनको दिलचस्पी है मेहनत करे तो अच्छा ही मिल सकता है उनको, लेकिन बनाने में काफी दिक्कतें भी है और काफी अनुभव यानी अनुभूत ज्ञान का भी उसमें एक प्रधान भाग है। तो वो मत ध्यान में रख के अगर कोई बनाना चाहे तो अच्छा है। लेकिन मैं एक और बात कह दूं, भस्म इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाली दवाइयां है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा, जहां तक हीम, पाट, तल्क, ये क्वाथ, चूर्ण, वटी, गुटिका, ग्रीस तेल, इसके प्रयोग अगर करें तो ये अच्छा रहेगा। भस्म तो इमरजेंसी और बहुत ही रोग आगे बढ़ गया होता है वहां पे। और दूसरा उन्होंने क्षार के लिए जो बताया, तो क्षार के इस्तेमाल में काफी समझदारी की जरूर है, मात्रा की जरूर है, और पकाने की विधि जो बताई है, अगर सही हिसाब से क्षार बना है तो अच्छा है, अगर सही हिसाब से नहीं बनता तो उसके भी विपरीत परिणाम दिखने मिलते हैं। तो मैं बोलूं कि आपके अनुभव के आधार पे पहले समझ लेना चाहिए, फिर औषध निर्माण का सोचना चाहिए, और जरूरत लगे तो किसी ज्ञानी से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए। अस्तु, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, शुक्रिया, आभार। अब वैद्य रंजन वत्सी जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहे। वत्सी जी। जी प्रणाम सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। वक्तव्य तो पिछले दिनों में भी मैं भाग लिया था, आज भी शानदार रहा, बहुत ही उत्तम जानकारी प्रदान की सर ने। और क्या सर प्रश्नोत्तरी बाद में होगी या एक प्रश्न रख सकता हूँ मैं? बाद में। अच्छा ठीक, मैं हार्दिक आभार तय करता हूँ सर के लिए। आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। अब पुरोहित साहब से अनुरोध है, 2 शब्द कहे। डॉक्टर जैन पुरोहित साहब। नमस्कार सर, बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ मैं, थोड़ा काम में था।
वारिकर भस्म की बात शुरू हुई, वहाँ से मेरी एंट्री हुई थी। तो वो भी बहुत अच्छा, इतना उनको धन्यवाद बोलो इतना कम है। रस रसायन के बारे में जो उसने टॉपिक लिया और रस रसायन को किसी तरह से बनाया जाए, निश्चिंद्र कैसे किया जाए, वारितर उनकी परीक्षा कैसे की जाए, मित्र पंचक के साथ कैसे उनकी परीक्षा की जाए, उसके बारे में जो बताया वो अद्भुत है। आज के समय में जो फार्मेसी की भस्म लेते हैं तो वारितर की तो बात वहां पे रही, लेकिन उसका पूर्ण उसके अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। तो भस्म के बारे में बहुत अच्छा बताया। साथ साथ में नैनो पार्टिकल्स भस्म बनने के बाद उसका उपयोग के बारे में अगले वेबिनार में वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षार के बारे में बताया तो क्षार का एक नियम है, क्षार को उपयोग करने में बहुत सावधानी ये रखनी पड़ती है कि वो लगातार नहीं दिया जाता, इन बिटवीन बीच बीच में क्षार को स्टॉप करके वापस उसको शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। तो पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। शुक्रिया, आभार डॉक्टर जैन पुरोहित साहब का। शुक्रिया सुधेंदु त्रिपाठी साहब का भी। बढ़िया।